हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो। हमने देखा अब तक जितना वीडियो हम अपलोड कर रहे हैं, सारे बच्चे वीडियोस को मन से पढ़ रहे हैं। वीडियो का जो टाइम ड्यूरेशन है, वाचिंग टाइम ड्यूरेशन बहुत अच्छा है। तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे मेहनत आगे की ओर जा रहा है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस तरह की पढ़ाई का बेनिफिट आप उठाएंगे। लॉकडाउन है वो अपनी जगह पर है, और हम लोग का पढ़ाई अपनी जगह पर है। हम चाहते हैं क्लासरूम की पढ़ाई और यहाँ की पढ़ाई में किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो। हम चीजों को काफी अच्छे से समझाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। हाँ, कुछ बच्चों की समस्या है, वो समस्या है हिंदी का। तो हम उन बच्चों से एक बार और कह देना चाहता हूं कि केवल और केवल यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिए, केवल समझने की कोशिश कीजिए। और आपको हिंदी और इंग्लिश का सेपरेट नोट्स जल्दी अपलोड कर दिया जाएगा, जिसे आप डाउनलोड करके आप उसे दोबारा पढ़ सकते हो। तो आप परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन यहाँ पर हम इंग्लिश में ही लिखेंगे और हिंदी में पूरी अच्छी तरीके से समझाएंगे। चलिए ठीक है। तो आज का लेक्चर अब हम शुरू करने जा रहे हैं। तो हमारा आज का जो लेक्चर है वो है फुल वेव रेक्टिफायर। अगर हम प्रीवियस लेक्चर्स की बात करें तो प्रीवियस लेक्चर्स में हमने रेक्टिफायर शुरू किया था और कहा था रेक्टिफायर क्या होता है। तो रेक्टिफायर एक डिवाइस है जो एसी करंट को डीसी करंट में बदल देता है। फिर आगे पढ़ाया था रेक्टिफायर तीन तरह का होता है। पहला हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, और जो तीसरा है वो ब्रिज रेक्टिफायर है। तो हमने हाफ वेव रेक्टिफायर के बारे में अच्छी तरीके से पढ़ा दिया है। अब जो बच्चे प्रीवियस लेक्चर नहीं देख रहे हैं उन्हें ए लेक्चर समझ में नहीं आएगा। तो ए लेक्चर पढ़ने से पहले आप प्रीवियस लेक्चर को जरूर पढ़ें। तो चलिए शुरू करने जा रहा हूं फुल वेव रेक्टिफायर। चलिए, क्या होता है फुल वेव रेक्टिफायर? तो हमने कहा था कि हाफ वेव रेक्टिफायर के अंदर कुछ डिमेरिट था। सबसे बड़ी डिमेरिट था कि इसकी एफिशिएंसी कम थी, इसकी एफिशिएंसी कम थी। अब हमने क्या किया, एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए हमने एक नया तरह का सर्किट का निर्माण किया जो बनेगा फुल वेव रेक्टिफायर। तो फुल वेव रेक्टिफायर क्या होता है इसका परिभाषा हम बाद में देंगे। सबसे पहले इसकी सर्किट ड्रॉ कर रहा हूं फुल वेव रेक्टिफायर का। तो चलिए फुल वेव रेक्टिफायर का सर्किट जरा आप देखिएगा कैसा होता है। चलिए, फुल वेव रेक्टिफायर के अंदर दो तरह का डायोड होता है, कह सकता हूं दो डायोड होता है। लीजिए, हमने फुल वेव रेक्टिफायर में दो डायोड ले लिया। चलिए, इसे हम डायोड नंबर 1 बोलेंगे और इसे हम डायोड नंबर 2 बोलेंगे। अब हमने क्या किया, यहां पर एक लोड प्रतिरोध ले लिया जहां पर हमें आउटपुट चाहिए। लीजिए, हमें आउटपुट इसी प्रतिरोध पर मिलेगा। इस प्रतिरोध को हमने आर ले लिया। हमने आपसे कहा था कि यहां पर हम इनपुट देने वाले हैं और हमारा जो इनपुट होगा वो एसी इनपुट होगा। तो चलिए, अब हम यहां पर एक इनपुट ले लेते हैं, यह एसी इनपुट से है। लीजिए, यह आपका एसी इनपुट से है। यह जो डायग्राम है फुल वेव रेक्टिफायर का है। बहुत सारे बुक्स में जो डायग्राम दिया गया है यहां पर थोड़ा बदल के दिया गया है, लेकिन डरने वाली कोई बात नहीं है। हमने क्या किया है, उसी डायग्राम को हम इस तरह दिखा सकते हैं। यह हमारा एसी स्रोत है, यह हमारा डायोड है, यह हमारा डायोड है, और यहां पर हमारा प्रतिरोध है जहां पर हमें आउटपुट प्राप्त होगा, यानी आउटपुट इसी प्रतिरोध पर प्राप्त होगा। ये जो सर्किट बना है, जो डायग्राम बना है, यह फुल वेव रेक्टिफायर का है। तो हाल फिलहाल ही इंटर में 2 नंबर में फुल वेव रेक्टिफायर का डायग्राम बनाने के लिए कहा गया था। तो इसका मतलब है कि फुल वेव रेक्टिफायर का डायग्राम इस तरह होगा। चलिए, आपको पता होगा यहां से हम इनपुट देंगे,
यह हमारा इनपुट है। सबको पता होता है कि जो इनपुट होता है वो एसी होता है, और यहां पर जो हमें प्राप्त होगा वो आउटपुट प्राप्त होगा, आउटपुट। और सबको प्राप्त होता है, पता है यहां पर जो प्राप्त होगा वो डीसी होगा। इसका मतलब है यह जो पूरी तरीके से जो डायग्राम बनाया गया है वो फुल वेव रेक्टिफायर का है। तो अब हम देखेंगे कि फुल वेव रेक्टिफायर काम कैसे करता है, किस तरह वह वर्क करता है। तो फुल वेव रेक्टिफायर के कार्य को दिखाने के लिए हम इस डायग्राम को पुनः बनाएंगे। जब देखिएगा इस डायग्राम को हम पुनः बनाने वाले हैं। जब देखिएगा ये आपका इनपुट्स है, एसी इनपुट्स है, डायोड है, डायोड है, ये आपका क्या है, आउटपुट्स है। ये पूरे तरह डायग्राम बनाया गया है फुल वेव रेक्टिफायर का है। चलिए अगर हम वर्किंग की बात करें, वर्किंग की बात करें, वर्किंग फुल वेव रेक्टिफायर की वर्किंग की बात करें तो हमें डायग्राम को पुनः बनाना होगा। चलिए उसी डायग्राम को हम पुनः बना देते हैं। यह हमारा डायोड है, लीजिए यह हमारा दूसरा डायोड है, यह हमारा इनपुट सोर्स है, इनपुट सोर्स है, और यह हमारा आउटपुट प्रतिरोध है। इसे हमने आर से दिखाया। चलिए यह डायोड D1 है, ये डायोड D2 है। हमने इनपुट AC दिया, लीजिए हम इनपुट दे रहे हैं, लीजिए हमने इनपुट दे दिया, इनपुट AC। यह हमारा I है और यह हमारा T है, और यहां पर जो प्राप्त होगा, सॉरी यहां पर जो प्राप्त होगा, यहां पर जो हमें आउटपुट प्राप्त होगा उसको हम यहां दिखा रहे हैं। लीजिए यह हमारा I है और यह हमारा T है। तो चलिए बच्चों तैयार हो जाओ आउटपुट ड्रॉ करने के लिए। चलो तैयार हो जाओ। उसको आसान लग रहा होगा जिसने हाफ वेव रेक्टिफायर पढ़ाई कर चुका है। तो चलिए तैयार हो जाइए। तो हमने कहा था आपसे कि एसी का दो हिस्सा होता है, इसे कहते हैं पॉजिटिव हाफ और इसे कहते हैं निगेटिव हाफ। हम इसे ड्रॉ कर देता हूं। दिस इज द पॉजिटिव हाफ और दिस इज द निगेटिव हाफ। इसका मतलब है कि हमारा एसी करंट दो हिस्सा में प्रवेश करेगा, एक पॉजिटिव हाफ प्रवेश करेगा और एक निगेटिव हाफ प्रवेश करेगा। तो चलिए सबसे पहले हम पॉजिटिव हाफ प्रवेश कराते हैं, यानी इनपुट के तौर पर हम पॉजिटिव हाफ देते हैं। तो जैसे हम पॉजिटिव हाफ दिया तो इसका मतलब है इधर प्लस, इधर माइनस, फिर माइनस, फिर प्लस। चलो ये प्लस है और ये माइनस है, यानी हमारा प्लस से माइनस, तो ऊपर प्लस नीचे माइनस। चलो बच्चों अब देखो जरा ध्यान से, अगर यह प्लस है और यह माइनस है तो हमें इस डायोड और इस डायोड को देखना होगा तरीके से कि डायोड किस बायस के अंदर है। अगर यहां प्लस है और यहां माइनस है तो हमें पता करना होगा कि यह डायोड और यह डायोड किस तरह की बायसिंग में है, किस तरह की बायसिंग में है। तो बायसिंग पढ़ा चुका हूं। हमने क्या पढ़ाया, ध्यान रखना। हमने कहा था ये डायोड का P हिस्सा होता है और डायोड का N हिस्सा होता है। अगर P हिस्सा प्लस के साथ और N हिस्सा माइनस के साथ तो उसे कहते हैं फॉरवर्ड, फॉरवर्ड। अगर यही उल्टा कर दिया जाए, अगर इसी को उल्टा कर दिया जाए, ये P है और ये N है, अगर P हिस्सा माइनस के साथ और N हिस्सा प्लस के साथ तो इसे कहते हैं रिवर्स, रिवर्स। तो इसी सिद्धांत को फॉलो करते हुए आप इसे चेक करें। चेक करनी आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि अगर आप इसे समझ जाओगे मुन्ना बेटा, समझ जाओगे तो इसे लिखना आसान होगा। इसे समझ जाओगे तो इसे लिखना बिल्कुल आसान होगा। तो चलो सबसे पहले इसे देखो, इस डायोड का जो P है प्लस के साथ है,
P प्लस के साथ, तो इसका मतलब ये हो गया फॉरवर्ड वायस है। इसे देखो, इस डायोड का P माइनस के साथ है, P माइनस के साथ है, तो यह जो डायोड होगा रिवर्स बायस है। तो हमने कहा था आपसे कि फॉरवर्ड बायस के अंदर विद्युत धारा बहेगा और रिवर्स बायस के अंदर विद्युत धारा का बहाव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा चुका हूं, तो आप वहां जरूर जाके पढ़िए। बार बार कहता हूं कि लेक्चर्स की वीडियो को बार बार देखिए और वहां समझने की कोशिश कीजिए। और जो बच्चा लिखने का आशिक है उसे मना करना चाहूंगा कि अगर इसे तुम समझ जाओगे तो बोर्ड में बहुत ज्यादा लिखोगे, ठीक है ना। तो चलो, यह फॉरवर्ड है और यह रिवर्स है, तो इसका मतलब है इससे धारा बहेगा और इससे धारा नहीं बहेगा। तो जरा देखना, करंट बहना शुरू करेगा, करंट आई का मान बहना शुरू करेगा, लो बहना शुरू किया। जब यहां पहुंचेगा आई, तो आपको पता है कि इसमें धारा नहीं बह सकता है, तो इसका मतलब यह आई इसमें नहीं आएगा और यह जो आई है पूरी तरीके से आउटपुट प्रतिरोध पर चला जाएगा। तो इसका मतलब है हमें जो आउटपुट प्राप्त होगा, लीजिए आउटपुट प्राप्त हो गया। कब, जब हमने पॉजिटिव हाफ को इनपुट दिया तब। लीजिए, प्लस माइनस, ये फॉरवर्ड में ये रिवर्स में। जैसे फॉरवर्ड में हुआ विद्युत धारा बहना शुरू करेगा, यहां पहुंचेगा, अब आगे नहीं बढ़ेगा क्योंकि इसके अंदर विद्युत धारा का बहाव नहीं हो सकता है क्योंकि यह रिवर्स बायस में है। अब पूरा का पूरा विद्युत धारा किसमें प्रवेश करेगा, लोड प्रतिरोध के अंदर प्रवेश करेगा। अब जैसे प्रतिरोध में प्रवेश करेगा तो इसका मतलब है हमें आउटपुट प्राप्त हो गया और आउटपुट प्राप्त हो गया। अब चलते हैं निगेटिव हाफ साइकिल के लिए। निगेटिव हाफ साइकिल में ऊपर निगेटिव हो जाएगा और नीचे पॉजिटिव हो जाएगा। अब सारा प्रक्रिया उलट जाएगा, अब सारा प्रक्रिया उलट जाएगा। अब यह डायोड जो रिवर्स में था, अब यह डायोड फॉरवर्ड में हो जाएगा, अब यह डायोड रिवर्स में हो जाएगा। अब सब कुछ सेम, जब ये रिवर्स में होगा, अब ये फॉरवर्ड में होगा, तो विद्युत धारा इधर से बहना शुरू करेगा, बहेगा बहेगा बहेगा, विद्युत धारा इधर से बहना शुरू करेगा। जब यहां पहुंचेगा तो वह आगे नहीं जा पाएगा क्योंकि आगे विद्युत धारा का बहाव संभव नहीं है। अब करंट इसमें प्रवेश करेगा, तो इसका मतलब है कि हमें आउटपुट प्राप्त हो जाएगा। तो यह देखा हमने कि निगेटिव पॉजिटिव साइकिल पर भी हमें आउटपुट प्राप्त हो रहा है और निगेटिव हाफ साइकिल पर भी हमें आउटपुट प्राप्त हो रहा है। यही है हमारा फुल वेव रेक्टिफायर का कॉन्सेप्ट। यानी फुल वेव रेक्टिफायर के अंदर हमें पॉजिटिव पर भी आउटपुट प्राप्त होता है और हमें निगेटिव पर भी आउटपुट प्राप्त होता है। यानी यह पॉजिटिव पर प्राप्त हुआ है और यह क्या हुआ, निगेटिव पर प्राप्त हुआ है। यही हमारा फुल वेव रेक्टिफायर के कार्य करने का लॉजिक है, कार्य करने का तरीका है। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको समझ में आ रहा होगा। अंडरस्टैंड। तो इसका मतलब है सर परिभाषा क्या होगा फुल वेव रेक्टिफायर का? परिभाषा क्लियर है। परिभाषा वह रेक्टिफायर जो एसी करंट के दोनों हाफ साइकिल पर, एसी करंट के दोनों हाफ साइकिल पर हमें आउटपुट देता है, उसे हम कहते हैं फुल वेव रेक्टिफायर। एक बार रिपीट करता हूं कि वह रेक्टिफायर जो हमें एसी धारा के दोनों अर्ध चक्रों पर, दोनों हाफ साइकिल पर, चाहे पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, दोनों हाफ साइकिल पर हमें आउटपुट देता है, ऐसे को हम कहते हैं फुल वेव रेक्टिफायर। आप इसे देखिए, कहीं कोई दिक्कत आ रहा है समझने में तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, सर हमें दिक्कत आ रहा है, ताकि हम इसे दोबारा समझा सकें।
जब देखिएगा ये आपका जो डायग्राम बनाया गया है वो फुल वेव रेक्टिफायर को समझाया गया है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, परिभाषा लिखेंगे, उसके बाद हम डायग्राम बनाएंगे और उसके बाद हम इसके बारे में लिखेंगे और उसके बाद हम इसके पास नोट पॉइंट क्या है उसको देखेंगे। ठीक है, ये हमारा फुल वेव रेक्टिफायर है। क्या कोई दिक्कत है किसी को? नहीं। चलिए ये फुल वेव रेक्टिफायर का डायग्राम है। तो सबसे पहले स्टार्ट हो जाइए परिभाषा लिखने के लिए, डिफिनेशन लिखने के लिए। फुल वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर is that rectifier that gives is that rectifier which gives output for both half cycle of AC current, AC करंट। चलिए अगर इसका हिंदी बात करें तो पूर्ण तरंग दिष्टकारी वह दिष्टकारी है जो प्रत्यावर्ती धारा के दोनों अर्ध चक्रों पर हमें आउटपुट देता है। ऐसे रेक्टिफायर को पूर्ण तरंग दिष्टकारी कहते हैं। एक बार और रिपीट कर देता हूं आपके परिभाषा को हिंदी वालों, कि पूर्ण तरंग दिष्टकारी वह दिष्टकारी है जो प्रत्यावर्ती धारा के दोनों अर्ध चक्रों पर हमें आउटपुट देता है। ऐसे दिष्टकारी को पूर्ण तरंग दिष्टकारी कहते हैं और यह इसका इंग्लिश डिफिनेशन है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगर हम यहां पर नोट पॉइंट की बात करें, नोट पॉइंट है या कह सकता हूं वीवीआई पॉइंट, आप सबसे भूल जाइएगा लेकिन वीवीआई पॉइंट को हमेशा ध्यान में रखिएगा क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आता है। चाहे किसी भी कंपटीशन की बात करें, हम बोर्ड में डायग्राम बनाने के लिए आया था 2 नंबर में, अब वीवीआई पॉइंट्स कितना बार ऑब्जेक्टिव में पूछ चुका है। तो चलिए सबसे पहले पता लगाते हैं फ्रीक्वेंसी कि इनपुट फ्रीक्वेंसी और आउटपुट फ्रीक्वेंसी में क्या रिलेशन है। तो चलिए सबसे पहले ए में फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर जिसको हम हिंदी में कहते हैं पूर्ण तरंग दिष्टकारी की आवृत्ति, पूर्ण तरंग दिष्टकारी की आवृत्ति। तो चलिए पता लगाते हैं इसकी आवृत्ति क्या होगी। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इनपुट का, लीजिए ये करंट है और ये टाइम है। इनपुट हमारा ऐसे इनपुट जा रहा है, जरा देखिएगा, इसको हटा दीजिए, ज्यादा करने की जरूरत नहीं। अब यह हमारा इनपुट है, यह हमारा इनपुट्स है, अब यह हमारा आउटपुट है। जरा ध्यान रखिएगा, यह हमारा आउटपुट है, यह हमारा आउटपुट है। चलिए देखिएगा, यह हमारा आउटपुट है। चलिए पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए हमें आउटपुट मिलेगा किसके द्वारा? डायोड D1 के द्वारा। नेगेटिव साइकिल के द्वारा भी हमें आउटपुट मिलेगा किसके द्वारा? डायोड D2 के द्वारा। फिर डायोड D1 के कारण मिलेगा हमें आउटपुट, फिर डायोड D2 के कारण हमें मिलेगा आउटपुट। चलिए अब हम बात करते हैं फ्रीक्वेंसी का। वाइज फ्रीक्वेंसी पता लगाना बहुत ही आसान काम है। क्या जरा देखिएगा, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है 1 सेकेंड में साइकिल की संख्या यानी चक्र की संख्या आएगा। तो अगर हम यहां से लेके यहां तक t बराबर 1 सेकेंड मान ले,
देखिएगा, तो हमारा एसी करंट 1 सेकंड में एक चक्र पूरा किया। देखिए हमारा एसी करंट हमारा एसी करंट 1 सेकेंड में एक चक्र पूरा किया। तो अब जरा देखता हूं कि हमारा डीसी करंट कितना चक्र पूरा कर रहा है। अगर हम आउटपुट की बात करूं तो यह 1 चक्र और यह 2 चक्र। इसका मतलब है कि जो हमारा इनपुट है और हमारा ये आउटपुट है, यह हमारा डीसी है और यह हमारा एसी है। तो इसका मतलब है एसी जब एक चक्र पूरा करता है तो जो डीसी होता है 1 और 2 चक्र पूरा कर लेता है, 2 चक्र पूरा कर लेता है। तो इसका मतलब है कि अगर इसकी फ्रीक्वेंसी 1 होगी तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो 2 होगी। तो ऐसा लग रहा है, यह इनपुट है और यह आउटपुट है, तो ऐसा लग रहा है कि आउटपुट जो फ्रीक्वेंसी है इनपुट फ्रीक्वेंसी का दुगना है। इतना इंपॉर्टेंट आईआईटीज का एक क्वेश्चन है, बोर्ड का ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे ध्यान से नहीं समझते हैं उनसे समझना चाहिए, बिल्कुल ध्यान से समझना चाहिए कि अगर एसी का उसने 1 चक्र पूरा किया तो डीसी का उसने कितना चक्र पूरा किया, 2 चक्र पूरा किया। तो इसका मतलब है इनपुट का जो फ्रीक्वेंसी है और आउटपुट का जो फ्रीक्वेंसी है यह एक दूसरे का दुगना होता है। नोट यहां लिखने वाला हूं नोट से कि आउटपुट फ्रीक्वेंसी इज ट्वाइस ऑफ इनपुट फ्रीक्वेंसी। तो चलिए इस नोट्स को लिखिएगा यहां पर। सबसे पहला नोट्स द आउटपुट फ्रीक्वेंसी इज twice of input frequency। चलिए इसको आईआईटी के लिए इंपॉर्टेंट मान लीजिए। आईआईटी और हमारे आईएससी दोनों जगह पर एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, या इसको फॉर्मूला के तौर पर देखें तो अगर आउटपुट फ्रीक्वेंसी के एफओ माने तो यह हो जाएगा 2 × एफ आई। रट्टा मार लीजिए मेरे बच्चों, स्टूडेंट्स, इसे रट्टा मार लो कि फुल वेव रेक्टिफायर के अंदर जो आउटपुट होता है हमें इनपुट का दुगना होता है। क्यों होता है हमने समझा दिया है। ये हमने पहला पॉइंट को आपको अच्छी तरह क्लियर किया हूं। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। चलिए अगर हम सेकेंड पॉइंट की बात करें तो इसकी जो इफिशिएंसी है बहुत ही हाई होती है, क्योंकि हम जितना दे रहे हैं उतना हमें मिल रहा है। तो सेकेंड पॉइंट लिखेंगे इसकी जो इफिशिएंसी है करीब 84 पॉइंट के करीब होती है। 84% के करीब होती है इसकी इफिशिएंसी, यानी कार्य करने की क्षमता। लिखिएगा द इफिशिएंसी ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर इज very high, almost 84%। वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि जो फुल वेव रेक्टिफायर होता है उसकी जो क्षमता होती है वो बहुत ज्यादा होती है और करीब 84% के करीब होती है। इसकी क्षमता बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, हमने सेकेंड पॉइंट को भी क्लियर कर दिया। अब चलते हैं थर्ड पॉइंट की ओर चलते हैं। दरअसल थर्ड पॉइंट से अगर हम इसके थर्ड पॉइंट की बात करें तो जो थर्ड पॉइंट होता है यह इसका रिपल फैक्टर होता है। आइए क्या होता है रिपल फैक्टर?
रिपल फैक्टर। क्या होता है रिपल फैक्टर, समझिएगा। जो रिपल फैक्टर होता है वो होता है एसी कंपोनेंट अब बटा डीसी कंपोनेंट है, यानी रिपल जो फैक्टर है जिसको हम रिपल गुणांक कहते हैं वो होता है एसी कंपोनेंट अब बटा डीसी कंपोनेंट। इसके ऊपर ऑब्जेक्टिव प्रश्न आ चुका है। तो सर इसका मतलब क्या हो रहा है, रिपल फैक्टर का एसी कंपोनेंट बटा डीसी कंपोनेंट क्या होता है? तो इसे समझाने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, बड़े से ध्यान समझिएगा। आइएगा, हमने कहा था, मान लेता हूं कि यह हमारा फुल वेव रेक्टिफायर है। लीजिए, फुल वेव रेक्टिफायर है और हमने यहां से इनपुट दिया। लीजिए, आपने यहां से इनपुट दिया, लीजिए हमने आपको यहां पर इनपुट दे देता हूं। लीजिए, इनपुट दिया। अब यहां पर आपको जो क्या प्राप्त होगा, आउटपुट प्राप्त होगा, डीसी आउटपुट प्राप्त होगा। लीजिए, आपको डीसी आउटपुट प्राप्त हो गया। लीजिए, आपको डीसी आउटपुट प्राप्त हो गया। तो आपसे कहा भी था यह जो आउटपुट होता है पूरी तरीके से डीसी नहीं होता है, इसे हम इम्प्योर डीसी कहते हैं या अशुद्ध डीसी कहते हैं। इसके अंदर दोनों हिस्सा होता है, एक एसी कंपोनेंट भी होता है, एक एसी कंपोनेंट होता है और दूसरा डीसी कंपोनेंट भी होता है। इसका मतलब है इसमें एसी भी मिला हुआ है और इसमें डीसी भी मिला हुआ है। तो एसी कंपोनेंट अब बटा डीसी कितना एसी मिला हुआ है उसको यहां रखना है और कितना डीसी इसके अंदर है इसको यहां रखना है। जैसे दोनों से भागा दे देंगे तो आपको एक नया क्वांटिटी प्राप्त होगा जिसको हम रिपल फैक्टर कहते हैं या इसको कहते हैं रिपल गुणांक कहते हैं, रिपल गुणांक कहते हैं। रिपल फैक्टर जितना कम होगा, रिपल फैक्टर जितना कम होगा, यानी रिपल फैक्टर का मान कब होगा, इसका मतलब कम कब होगा, जब डीसी कंपोनेंट का मान क्या होगा, ज्यादा होगा। तो रूल्स लिखिएगा, रिपल फैक्टर जितना कम होगा वह उतना ही अच्छा रेक्टिफायर होगा। क्यों? क्योंकि रिपल फैक्टर कम कब संभव है, जब डीसी कंपोनेंट क्या होगा, ज्यादा होगा और एसी कंपोनेंट क्या होगा, कम, यानी ऊपर कम और नीचे ज्यादा। तो जो क्वांटिटी प्राप्त होगा वो कम होगा। तो इसका मतलब है कि जितना ज्यादा रिपल फैक्टर होगा उतना बेस्ट, उतना अच्छा रेक्टिफायर होगा, और उतना जितना अच्छा रेक्टिफायर होगा तो इसका मतलब है कि मिलने वाला जो आउटपुट है उसमें डीसी की मात्रा ज्यादा होगा और एसी की मात्रा क्या होगा, कम होगा। क्योंकि हमारा मकसद था एसी को डीसी में बदलना, तो इसका मतलब है डीसी ज्यादा होना चाहिए और एसी जितना कम आप उसको कर सकते हो। तो इसका मतलब है कि फुल वेव रेक्टिफायर का जब भी रिपल फैक्टर आपको निकालना है, जब कभी भी आपको रिपल फैक्टर निकालना है तो एसी कंपोनेंट अब बटा क्या करना होगा, डीसी कंपोनेंट। और एसी कंपोनेंट कहां से आता है, इसके आउटपुट में एसी आता है और इसके आउटपुट में क्या आता है, डीसी आता है। क्या कोई दिक्कत है, हो रहा है किसी को? यही आपका रिपल फैक्टर देगा। तो इसका मतलब याद रखिएगा, बहुत बार क्वेश्चन पूछा भी गया है कि चलिए रिपल फैक्टर प्राप्त कीजिए। रिपल फैक्टर बराबर एसी कंपोनेंट या कह सकते हैं एसी का हिस्सा अब बटा क्या हो गया, डीसी का हिस्सा, ये दोनों भागा दीजिएगा तो आपको रिपल गुणांक प्राप्त होगा। अंडरस्टैंड है? क्या हमने सारे पॉइंट्स को आपको क्लियर किया? हाँ, बिल्कुल क्लियर किया, आपका सारे पॉइंट्स को हमने क्लियर किया। ठीक है, तो हमने क्या किया आज के लेक्चर में, हमने फुल वेव, हाँ पॉइंट्स इतना है, इससे एक ज्यादा पॉइंट आपको नहीं मिलेगा, सिर्फ एक पॉइंट आपको ज्यादा मिलेगा, वो है फिल्टर। तो फिल्टर बाद में पढ़ाएंगे, क्योंकि फिल्टर यहां पढ़ाने के लिए हमें एसी करंट यानी एसी चैप्टर को पढ़ाना होगा, क्योंकि फिल्टर का बहुत सारा ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आपको पढ़ाया नहीं गया, जिसमें इंडक्टर ये सब पढ़ाया जाता है एसी करंट नाम के चैप्टर में। तो चलिए हम हल्का सा इंट्रोडक्शन दूंगा आपको फिल्टर के बारे में, क्योंकि फिल्टर लगा देने से क्या होगा कि एसी की मात्रा कम जाएगी और डीसी की मात्रा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये हमारा हो गया
फिल्टर लगाने का मकसद, वो बाद में देख लेंगे। तो इसका मतलब हमने फुल वेव रेक्टिफायर को अच्छी तरीके से पढ़ा। फुल वेव रेक्टिफायर क्या होता है, चलिए देखता हूं। तो अगर हम इसको समराइज की बात करें, समरी की बात करें, तो हम आपको समरी दे देता हूं फुल वेव रेक्टिफायर का। फुल वेव रेक्टिफायर के अंदर 2 डायोड्स होता है, आपको डायग्राम बना दिया गया है। दूसरा, फुल वेव रेक्टिफायर के अंदर अगर परिभाषा की बात करूं तो यह एसी के दोनों हाफ साइकिल को, यानी पॉजिटिव हाफ और नेगेटिव हाफ दोनों को क्या करता है, आउटपुट में कन्वर्ट कर देता है। अंडरस्टैंड है। अगर हम इसकी फ्रीक्वेंसी की बात करूं तो जो आउटपुट फ्रीक्वेंसी होती है इनपुट का दुगना होता है। क्यों होता है, हमने डिस्कशन किया। फिर हमने जो रिपल फैक्टर की बात किया, तो जो रिपल फैक्टर्स होता है वो क्या होता है, एसी कंपोनेंट बटा डीसी कंपोनेंट। इसका मतलब है कि आउटपुट के अंदर कितना एसी है और आउटपुट के अंदर कितना डीसी है, इन दोनों का रेशियो जो होता है रिपल फैक्टर के बराबर होता है। रिपल फैक्टर जितना ज्यादा होगा, ये जितना ज्यादा होगा, नहीं सॉरी, ये जितना कम होगा हमारा रेक्टिफायर उतना अच्छा रेक्टिफायर होगा, हमारे उतना बेस्ट रेक्टिफायर होगा। चलिए, हमने फुल वेव रेक्टिफायर को हमने अच्छी तरीके से हमने आपको समझा दिया है। कहीं कोई डाउट्स आता है, बार बार कहता हूं कि वीडियोज को बार बार देखिए। आप फिजिक्स यहाँ पढ़ाएगा, बहुत लोग पढ़ाएगा, लेकिन समझ में किसी का नहीं आएगा। अंडरस्टैंड है। हम पूरे फोकस करता हूं आपको केवल समझाने के लिए। अंडरस्टैंड। अगर आप समझे रहोगे तो हजारों पेज में से लिख सकते हो, और नहीं समझे रहोगे इसे लिखना क्या, इससे दूर हमेशा भागते रहोगे। हमेशा समझने पर फोकस करो। और जब हम आपको कह चुका हूं कि हिंदी का नोट्स, इंग्लिश का नोट्स यानी असाइनमेंट सब दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए, अब हम अपने लेक्चर्स को समाप्त कर रहे हैं बच्चों। अब घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और मन से पढ़ाई कीजिए और वीडियोज को पूरा देखिए। वीडियो को देखने के लिए, वीडियो कोई सिनेमा नहीं है, इसे पढ़ाई है, पढ़ाई, तो इसे पूरा देखिए, ठीक है। तो चलिए, हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। और मेरा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो होगा ब्रिज रेक्टिफायर, यानी इसको और बेहतर किया गया है और इसको और बेहतर करके ब्रिज रेक्टिफायर बनाया गया है। जो उसकी जो एफिशिएंसी होती है, उसकी जो फ्रीक्वेंसी जो होती है फुल वेव रेक्टिफायर से अच्छी होती है। तो चलिए, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है दोस्तों, कल मिलेंगे, बाय।